वेलकम बैक नाज़रीन। गिलानी बामुकाबला संजरानी जीएनएन की बड़ी ट्रांसमिशन जारी है और अब वोटिंग में बस एक ही घंटा बाकी रह गया है, जिसके बाद 3 बजे वोटिंग का अमल शुरू होगा और फिर वोटों की गिनती शुरू होगी और उसके बाद ये ऐलान किया जाएगा कि गिलानी या संजरानी में से फातेह कौन है, किसने ये मार्का मारा है। काजी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे ज़फ़र हिलाली साहब से और हिलाली साहब ये कह रहे थे कि अली हैदर गिलानी की वीडियो पर एक्शन हो सकता था, कल्प्रेट्स को पकड़ा जा सकता था, लेकिन सर यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। ऑपोजिशन शोर मचा रही है कि वज़ीर आज़म ने 70 करोड़ की आसामी को टिकट दिया और उसके बाद फिर उसे अपनी पार्टी में शामिल भी कर लिया। क्या कहेंगे, क्या ये जमहूरियत है? क्या तमाम अहले सियासत का जो तर्ज अमल है वो तो हमें एक ही नज़र आ रहा है? देखो उस्मा, एक बड़ी मशहूर कहावत है, किसी बड़े आदमी ने कही थी कि कानून, और मैंने बड़े लोगों से बात की, कानूनदानों से, मैं एक कानूनदान नहीं हूँ, वो उन्होंने एग्री किया कि कानून उस मकड़ी के जाले की तरह है जिसमें छोटी मक्खी फंसती है और बड़ी उसे फाड़ के निकल जाती है। मैं एक दिन भट्टी साहब के साथ एक पंजाब की बड़ी अहम शख्सियत के पास बैठा था, नाम नहीं लेता उनकी इजाज़त के बगैर। उन्होंने कहा जी कि कानूनी जंग लड़ने का पहला जो आपको असूल पता होना चाहिए कि वकील हायर करने में कभी भी कंजूसी से काम नहीं लेना, इंशाल्लाह रास्ते निकल आते हैं। तो ये जो तबकाती इतलाक है इस इंसाफ के निज़ाम में, अब मुझे बताएं, एक बंदा कॉन्विक्ट है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उसे कॉन्विक्ट किया, वो यहाँ से राहदारी लेकर लंदन में मौज कर रहे हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ऐसे बेशुमार है। जेलों में चले जाएं, जेलों में हर किस्म की फैसिलिटी, इवन जुर्म करने की, भट्टी साहब से जरा पूछिएगा अगर आते हैं लाइन पे, जुर्म करने की भी फैसिलिटी मिल जाती है आपको अंदर। यहाँ हर चीज़ आपने, हमारा रोना क्या है, अभी जो मैं अपनी कुलीग से बात कर रहा था कि ये जो छाबा लगा है ये हमारी आंखों के सामने लगा है। हम 70s की जो नस्ल थी वो बड़ी आइडियलिस्ट थी, हम यहाँ इनकलाब करने आए थे, दुनिया बदलने आए थे, अग्गा ऐसी फंस गए, ये जो है अब मुझे बताओ, जिस डेमोक्रेसी, अभी ये कह रहे हैं डस्का हो गया, पहले मुझे ये बताएं कि डस्के के दोनों जो उम्मीदवार हैं उनका जरिया मुआश मुझे बता दें, उनकी वजह शोहरत मुझे बता दें, और वो तो बड़ी देर बाद करेगा ना बदयांती जो है, वो आपका सिस्टम ही रिग्ड है। अच्छा, 10-15 करोड़ तो बगैर आप इलेक्शन ही लड़ सकते। ज्वाइन कर लिया अमजद शोएब साहब, जीत जाएं तो जमहूरियत की फतह और अगर हार जाएं तो फिर एस्टैब्लिशमेंट जिम्मेदार, हर चीज का जिम्मेदार एस्टैब्लिशमेंट को क्यों ठहराया जाता है? देखिए, बात यह है कि ये वतीरा ज्यादातर तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी का है और उसके लीडर जो कि भागे हुए हैं यहाँ से, वो 22 साल से फौज के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। उनके अपना मसला जाती है। जब मुशर्रफ ने उनको निकाला तो उसके बाद से उनका एक ही वतीरा रहा कि वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते रहे और उसमें उन्होंने कभी न शर्म महसूस की और ना ही कभी इसमें रुकावट अपनी को उन्होंने आने दी। लगे हुए आज इसी काम पे। और दूसरी तरफ ये है कि हर तरह का खुद गलत काम करना, आप क्या तवक्को कर सकते हो उन शख्सों से जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दीदा दलेरी से जाली कागजात जमा कराए हों? क्या वो जाली वोट और हेरा फेरियों के काम नहीं करते होंगे? क्या उनकी औलादें जो है उनकी परवरिश के ही बहुत ज्यादा कुफारता और पाकबाज माहौल में हुई है? वो तो उन्होंने बचपन से झूठ, मनी लॉन्ड्रिंग, हेरा फेरी, जाली कागजात, ये सारा कुछ उन्होंने अपने घरों में यही देखा, यही कुछ है। ये तो बदकिस्मती है कि सियासी गुलाम है इन पार्टियों में जो इन्हीं को लीडर मान के तो उनके पीछे चलते जा रहे हैं, या तो उनके भी अपने जो दामन है वो उतने ही गलीज हैं। तो इस वजह से ये इस सियासत में कोई अखलाकियात, ये इल्जाम तराशी करके कोई शर्म महसूस करना, ये इस तरह की कोई चीज नहीं है। आप एक टेलीफोन की बात कर रहे हैं, कल एक सेनेटर को बिठा के उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इनको कैसे पता है कि जनाब वो एस्टेब्लिशमेंट या ISI थे या 24 इंटेलिजेंस एजेंसी है? और फिर कोई प्राइवेट आदमी भी कॉल कर सकता है, आप किसी से खुद करवा के भी ये ड्रामा रचा सकते हैं। जब आपके पास जाली वीडियोस हैं, आपके पास लोगों की वीडियोस मौजूद हैं, जज की वीडियोस मौजूद हैं, आप ब्लैकमेल करते हैं लोगों को, तो एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल क्यों नहीं करेंगे आप? आपका तो काम ही यही कुछ है। इस वजह से मैं तो समझता हूं कि ये सवाए करप्शन और झूठ के पलंदे के इनके पल्ले और कुछ नहीं। सुनते जाएं, अवाम को होश करनी चाहिए कि इनके जिनके जो लूट के इनको खा गए, उन्हीं के अगर हाथ में अपना मुस्तकबिल दोबारा पकड़ाते हैं तो फिर इस जुर्म में आप भी शरीक हैं। ये चीज सर, ये तो कहते हैं सारी गेम ही एस्टैब्लिशमेंट चला रही है, कैंडिडेट्स भी एस्टैब्लिशमेंट के हैं, ये तो ये कहते हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए,
पहले जनरल इलेक्शन में ये इल्जाम लगा कि आपने इलेक्शन कराया, ये बूथ के अंदर लोग मौजूद थे, पोलिंग बूथ में, वहां ये हो गया वो हो गया। आज एस्टेब्लिशमेंट पीछे बैठी है, अपने घरों में है, अपनी छावनियों में है, सब कुछ वहां पे, कोई किसी इलेक्शन के करीब नहीं है, फिर भी ये इल्जाम लगना। तो मकसद ये है कि ये तो सवाए झूठ के इनके पल्ले है कुछ नहीं। अब जब एस्टेब्लिशमेंट ने वादे कहा कि जनाब अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो लेके आए, तो आप कोई कॉल या कोई चीज सुना के या उसका किसी से जिक्र करा के, ये सबूत नहीं है, ये शवाहिद नहीं है जो ये आप बात कर रहे हैं। ये तो आप किसी से, आप अपने तौर पे ये एक वीडियो या ऑडियो बनवा सकते हैं, किसी से भी टेलीफोन पे बात दो आदमियों में करवा के, तो ये कहानी बन सकती है। तो ये तो लोगों को समझना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को क्या फायदा भाई इसमें। तो ये मेरा ख्याल है कि ये इनको खुद अब होश आ जाना चाहिए, और अगर नहीं आएंगे तो फिर ये सिस्टम जो है ये किसी न किसी वक्त कोलैप्स करेगा। कोलैप्स करेगा तो फिर क्या होगा? देखिए कोलैप्स यहाँ पे कुरान मच जाएगा। आप देखिए जहां भी कहीं बदनज़मी होती है, जब भी अंदरूनी कमजोरियां आती हैं, बाहर से आपके दुश्मन पड़ जाते हैं। सिस्टम कोलैप्स जब करता है तो वो फिर किसी के भी इख्तियार में नहीं रहता। ये तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि सवाए इसके कि पीटीआई के साथ दुश्मनी है, वन पॉइंट एजेंडा, उसके अलावा आप देख लीजिए कि इनके पल्ले कुछ है। आप इनकी तकरीरें सुनने, कुछ करने सिवाय महंगाई महंगाई और महंगाई क्रिएट करने में बहुत सारा इन लोगों का अपना हाथ है। 80% तो चीनी के कारखाने इन लोगों के हैं जो आज 11 जमातों के साथ बैठे हुए। 20% होंगे बाहर, बाकी तो ये 80% तो इनके पास है। लेकिन वो इल्जाम इन्हीं पे लगा रहे हैं। ठीक है, बैठी हुई हुकूमत जो है वो उसको इल्जाम लेना चाहिए, लेकिन जफर इलाल साहब समझना चाहिए। ठीक, जफर इलाल साहब, इस वक्त अगर हम नंबर गेम देखें तो अपोजिशन इत्तेहाद मजबूत है। अगरचे हुकूमत दावे कर रही है, शेख रशीद साहब भी कह रहे थे कि 4-5 वोट तो हमें हंसकर मिल जाएंगे, और कह भी रहे हैं कि हम वही करेंगे जो हफीज़ शेख के इलेक्शन में इन्होंने किया। लेकिन सर अगर कोई अपसेट होता है तो फिर क्या होगा, क्या सिनेरियो होगा उस वक्त? देखिए इनके लिए तो विन विन सिचुएशन है ना, ऑपोजिशन के लिए। आप क्यों समझते हैं ये गालियों से देते हैं एस्टैब्लिशमेंट को? गाली देते जाओ, अगर हार गए तो कहोगे यार हम कब से कह रहे हैं तुम्हें एस्टैब्लिशमेंट हमारे खिलाफ है, और अगर जीत जाओ कहो देखो इनको हमने इतना जलील किया कि इनकी हिम्मत नहीं बनी इस दफे इंटरफियर करने, इसलिए हम जीत गए। ये क्या वाजे नहीं है आपको? डोंट यू सी, इट्स ऑब्वियस। वही बात, जीत जाए तो जमहूरियत की फतह है। मगर हाँ, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे क्या, आप अवाम से पूछना चाहते हो यार, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, तुम्हें पता है कि ये क्या है? इनके खिलाफ हर किस्म का सबूत है। अगर कन्विक्ट नहीं हुए, पाकिस्तान में कोई कन्विक्ट नहीं होता। क्राइम पेज इन दिस कंट्री, क्राइम पेज। दूसरे मुल्कों के क्राइम नेवर पेज, हियर इट पेज। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, कब तक ये चलेगा ऐसे? अवाम को तो पता है, अवाम दोनों को गालियां देती है। आपने सुना होगा, दोनों को गालियां देती है, हर पार्टी को गाली देती है, हर सियासतदान को गाली। देखिए मी एज अ सिविल सर्वेंट मैं आपको कह सकता हूं, मैं एट द टॉप लेवल प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल सेक्रेटरी 3 साल के लिए रोज इनकी हालात देखता था, रोज इनकी बातें सुनता था। इनकी क्या डील्स होती थी, वो बेचारी आके खुद कहती थी कि इसको एम्बेसडरशिप दे दो, ये नहीं तो हमारे खिलाफ हो जाएगा, इसको ये पंप दे दो, उसको वो दे दो। दिस इज द वे, दिस इज व्हाट हैपेंस। सबको पता है मगर मानते नहीं है। मैं कहता हूं एस्टैब्लिशमेंट को भी पता है मगर वो चलते रहते इस पे। व्हाई आर यू डूइंग इट? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस वक्त विद अ वायरस, इकोनॉमिक रुइन, और आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चाहते हैं? ये तबाह हो जाएगा ये मुल्क। इसलिए लोग कह रहे हैं, मूडी बैठा हुआ है कह रहा है एक और धक्का दो, ये गिरने वाला है। बाहर इन्होंने जितने अपनी जायदाद बना के निकल गए, इनको परवाह नहीं है अभी। फॉर गॉड सेक, फिर भी आप नहीं समझते हैं? भाई उठ के खड़े रहो, कहो कि ये सिस्टम नहीं चला हमारे लिए। विच इज द सिस्टम जिस इस दुनिया में चला है? एक ही सिस्टम इस वक्त, द बेस्ट, चाइनीज। उधर तो आप उस तरफ जाते ही नहीं है, सीखते ही नहीं है। आप सीखते नहीं है कि चाइनीज अपनी ब्यूरोक्रेसी को कैसे चलाती है, किसको प्रमोट करती है, किसको ये करती है, प्रमोशंस, ट्रांसफर्स, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग।
भाई they've listed 800 million people out of poverty. चाइनीज ने उनकी सिविल सर्विसेज के थ्रू सीखे, आप तो उनका जबान ही नहीं सीखना चाहते। सर यहाँ तो या ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किया जाता है या फिर वो आपके सर पर चढ़ के बैठी रहती है। आयशा, बड़ी बहुत ही दिल को लगती हुई बात की है ज़फ़र हिलाली साहब ने कि पाकिस्तान में कोई कन्विक्ट नहीं होता। अभी हम बात भी यही कर रहे थे कि अवाम, हिलाल साहब कह रहे हैं अवाम निकले, अवाम कुछ करे, क्योंकि इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है हमें। अवाम क्या कर सकती है? कुछ अवाम निकल सकती है? हमारा तो खुद वही मेयार हो गया है जो इन पार्टियों का, हम गालियां तो इन पार्टियों को देते हैं लेकिन हम खुद भी किस जगह पर खड़े हैं, हमें अपने आप को भी तो देखना पड़ेगा। उस्मा, एक तो मैं हिलाली साहब से मुकम्मल तौर पर एग्री करूंगी, जहां हमारा निज़ाम आज खड़ा है, अवाम क्या करेगी जिस अवाम को अपनी रोटी की और रोज़मर्रा की चीज़ों की मुसीबत पड़ी हो, खाने पीने को, उसके पास ये वक्त नहीं है सोचे कि फ़लाँ क्या कर और फ़लाँ क्या कर। ना हमने उनको तालीम दी है, ना सेहत दी है, ना बुनियादी शऊर दिया है, वो किसी भी हिसाब से हो। हमारे जितनी लीडरशिप है ज़िंदगी के मुख्तलिफ, लेकिन आयशा वोट का हक तो दिया है ना। वोट का हक कैसा दिया है? हम खुद कहते हैं बिरयानी की प्लेट पर यहाँ वोट जाता है। हमें खुद नजर आता है कि गली मोहल्ले का 4 दिन का काम करा के तो फिर वो काउंसलर भी नहीं मिलता। MNA MP तो छोड़ दें, जो लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में आके बैठ जाते हैं, बहुत कम लोगों के हलकों में काम होता है। जो हिलाली साहब पॉलिटिकल शराफिया की या हम वीडियोस की जो बात कर रहे हैं, उसमें मसला यहाँ पर यह है कि हमारी सियासतदान से ज्यादा अब हमारी ये वीडियोस या कैमराज अहम हो गए हैं, और हर मामले में चोरी और डाके में 2 पार्टी जरूर होती हैं। अगर एक चोरी करने वाला है ना, तो एक उसकी चोरी को छुपाने वाला है। इन्हीं लोगों को, करप्ट लोगों को सिस्टम में रख लिया जाता है। आज ये आपके मुखालिफ है, इन्हीं की उसी चोरी के ऊपर कल आप इनको अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। ये क्रॉस द बोर्ड है, इस मुल्क की अशराफिया क्रॉस द बोर्ड काम कर रही है। सबसे बड़ी चोरी और सबसे बड़ा डाका वही डाल सकता है जो सबसे प्राइम पोजीशन पर बैठा होगा। इससे नीचे वाले ट्रिकल डाउन हो रही है चीज, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। पिछले 25-30 साल में हमने जो, जैसे आप कही ना अवाम निकलेगी, उस अवाम को कहें कि वो किसी दफ्तर में चला जाए और अपना कोई काम करवा ले, बिजली का कनेक्शन लगवाना हो या कोई फोन के डिपार्टमेंट में काम हो या शनाख्ती कार्ड बनवाने जाना हो। एक आम शहरी जिसको अपना, आपका लिटरेसी रेट क्या है? एक आम शहरी जिसको 4 लाइनें ना लिखनी आती हूँ, वो अपनी दरखास्त खुद नहीं भर सकता। हर दफ्तर के बाहर लोग बैठे जो आपसे 500-1000 लेके तो आपकी बुनियादी दरखास्त हल करते हैं। ठीक है, आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। भट्टी साहब, अब चूंकि वक्त बहुत ही कम रह गया है पोलिंग शुरू होने में, ये बता दें कि वजीर आजम भी कह रहे हैं एक एक वोट कीमती है, क्या हिकमत अमली बनाई गई है? कुछ खबरें हैं आपके पास इस हवाले से? क्या आज भी कोई वोट ज़ाया होंगे? इस बात का कोई इम्कान है? फिरदौस आशिक अवान साहब ने कल फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कल एक प्रोग्राम में बैठकर कहा है कि जब उनसे एंकर ने सवाल किया कि कैसे जीतेंगे, आपके तो नंबर्स ही कम है, तो उन्होंने कहा कुछ अरकान गैर हाजिर भी हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करे कि एक एक वोट कीमती हो, लेकिन वोट की कीमत ना लगाई जाए। बदकिस्मती है, यहाँ वोट तो कीमती होता है लेकिन उसकी कीमत उससे बहुत ज्यादा लग जाती है।